तो क्या हाल है, फिर से वापसी। अच्छा, आज की वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आज की वीडियो में कोई मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैंने सोची हो। आज मैं सिर्फ वही बातें करूंगा जो मेरे दिल में होंगी, जो मेरे दिमाग में होंगी, जो मेरे साथ हुआ है। देखो यार, जब से ये डकी वाला केस हुआ था तो लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी फट के चार हो गई थी इस मामले में, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई थी काफ़ी सारी। और फिर जब बीच में मैंने डकी के ऊपर एक आध वीडियो बनाई तो मुझे पता चला कि भाई साहब डकी के बाद जो है मतलब इन 3-4 लोगों का नंबर है, फिर मेरा भी, फिर तो बड़ी फटी पड़ी हुई थी इस माहौल में सबकी, क्योंकि यार किसी ने कुछ गलत नहीं किया था। अगर गलत किया होता तो सबसे पहले वो ऐप्स जो हैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, लाइक वो क्रिकेट स्टेडियम में, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें पहले उसको रोकना चाहिए था। हम तो बहुत छोटे से यार, आप तो हमें कॉल करके कह दोगे, हम तो वैसे ही मना कर देंगे। तो चलो खैर, डकी के इस मामले से आपने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपका मुझे पता नहीं कि आपने क्या सीखा, लेकिन मैंने ये सीखा, पैसा चाहे आपके पास जितना भी हो किसी काम नहीं आता, बस आपके पास पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास पावर है ना तो भाई सब कुछ है। ओहदा, पावर, कुर्सी, पैसा, ये सब मिला के आपका दिमाग ख़राब करती है। अगर आप कमीने हो ना तो आपकी कमीनगी 4 गुना बढ़ा देगी। आप शरीफ हो तो आपकी शराफत 4 गुना बढ़ा देगी। इसी तरीके से यजीद को मौला हुसैन का सर तो मिल गया लेकिन उनकी बैत नहीं मिली। इसी तरीके से उस शख्स को जिसने डकी को इतना बदनाम किया, इतना कुत्ते की तरह मारा, क्या मिला? कुछ भी नहीं। एंड में अल्लाह ने उसके लिए जलालत लिख दी। ये जानवर हैं, इनमें और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये जब कराची वाइन्स का, बेकार फिल्म्स का, इरफान जुनेजो का, मूरों का, इन सब जब लोगों का टाइम चल रहा था ना, यूट्यूब का गोल्डन एरा था, यकीन जानो इतना मज़ा आता था इन लोगों की वीडियोस देखने का। यूट्यूब की कम्युनिटी के वाकई एक लेजेंड्स हैं। और फिर उसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो जाती है, और वो नई चीज़ कुछ ऐसी होती है जिसको हमने नाम दिया फैमिली व्लॉगिंग। तो फिर जब वो फैमिली व्लॉगिंग शुरू हुई, मास से स्टार्ट हुई वो सारी चीज़ें, फिर मास के बाद वो डकी पे गई, डकी के बाद सिस्टोलॉजी पे गई, सिस्टोलॉजी के बाद रजब पे गई। वन साइड अगर देखा जाए ये कंटेंट हो सकता है, और लोगों ने अपना काम किया है, कंटेंट बनाया है, लेकिन कंटेंट इन पाकिस्तान, इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में नहीं हो सकता। फिर यही था कि यार इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, टिकटॉकर्स आए, हमने उनको रोस्ट किया, फिर उसके बाद ये फैमिली व्लॉगर्स आए, हम लोगों ने उनका रोस्ट किया, और कितना मज़ेदार एरा था, इतना अच्छा यूट्यूब का दौर चल रहा था। खुदा की कसम ये सिर्फ पता है क्यों ख़राब हुआ है? फैमिली व्लॉगिंग में इन लोगों ने जो इतना पैसा दिखाया है, इन लोगों ने बदमाशियाँ की हैं, इन पे FIR कटी हैं, ये सब उन सब चीज़ों की वजह से। अब बात आती है डकी की। डकी एक वाहिद ऐसा बंदा है कि वाकई वो पाकिस्तान में जितना वो फेमस है ना, जितना वो फेमस है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता जितनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद कोई किसी कंट्रोवर्सी में उसका नाम नहीं था, किसी गलत कंट्रोवर्सी में। हाँ, लड़ाई झगड़े शाम इदरीस के साथ हमें पता है वो सब व्यूज़ के लिए करता था, लेकिन कोई गलत इंटेंशन नहीं थी उस बंदे की। मैंने भी उसको बहुत दफ़ा रोस्ट किया, और उसको इन केस वो रोस्ट पसंद भी आया, वो जब मुझसे मिला गवर्नर हाउस में, उसको वो रोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन उसके बावजूद भी यार इस बंदे के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। मुझे सिर्फ यही गिल्ट था कि यार डकी इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इसके साथ ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक ऑफिसर थे सरफराज चौधरी, मैंने डॉक्टर अफान के साथ उनकी कितनी पॉडकास्ट देखी, कितने नेक शरीफ बनने की कोशिश कर रहे थे। वो सर आपका किरदार है, वो आपकी चीज़ें हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हो और क्या हुआ। देखें, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप इंसान को सिर्फ उतना ही जलील कर सकते हैं जितनी आपकी हद है। आपने अपने बच्चे के सामने और 5 लोगों के सामने और अपने मुलाजिम के सामने उसको जलील किया, डकी को चमाटे मारे, लेकिन अल्लाह ताला ने पता है आपके साथ क्या किया? आपको पूरी कौम के आगे जलील और रुस्वा कर दिया। जिस बच्चे से आपने गालियाँ पढ़वाई, अब यकीनन वही बच्चा आपको गालियाँ दे रहा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ये सोचो कि वो जो बच्चा आपका अपना था, आप उसको क्या सिखा रहे थे? इसको गाली दे। और अगर वो बच्चा सामने होता तो आप शायद डकी को पिटवाते उससे। डकी को कहते हैं कि अपने बच्चे को कि मार इस डकी को। अच्छा खैर, आप तो चले थे इस कौम के बच्चों को सही करने के लिए, लेकिन आपने अपने बच्चे को ख़राब कर दिया। ये भी कितनी गलत बात है। आप अपने बच्चे को अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं, आप क्या कौम के बच्चों को सही करेंगे सर? तो अभी भी मेरा आपसे कोई कंसर्न नहीं है भाई, मेरी यही दुआ है कि अगर आप माफ़ी मांगते हो कौम से, लोगों से, सबसे पहले डकी से, तो बिल्कुल आपको माफ़ कर देना चाहिए। और बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए यार, हम यूट्यूबर्स इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा आप लोगों ने बना दिया। उन लोगों को उतनी ही सज़ा दो जितना उन लोगों ने गलत किया है। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब मैंने डकी की वीडियो देखी थी ना, मैं उससे इसीलिए रिलेट कर रहा था क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई। मेरे साथ भी कल को ऐसा सीन हो सकता है, तो मेरी ना कहाँ पे टांग गई थी। मैं कहता हूँ यजीद हर दौर में होता है, हर दौर में होता है, लेकिन बस पहचानने वाले की नज़र होनी चाहिए। यजीद आपके साथ का कुलीग भी हो सकता है,
कि जो गरीबों को लाइन में लगवा रहा है, उनको परेशान कर रहा है, इस लाइन से उस लाइन में भेज रहा है, उस लाइन से उस लाइन में भेज रहा है, वो भी यजीद हो सकता है। हर वो शख्स यजीद है जो अपने तख्त का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हर दौर में यजीद जलील था और जलील रहेगा, और एक ही चीज़ ऊपर रहेगी और वो है ये। तो खैर गाइज, अब मैं आपको दो बातें बताने लगा हूँ। वो दो बातें ऐसी हैं कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लो, यूट्यूब एक हद तक चलेगा, लेकिन एंड तक जो आपका साथ जाएगा वो है आपकी नेकी, सही है, और दूसरा है आपका बिजनेस आपके बच्चे खाएंगे, नेकी आपको ऊपर वाले के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा जब आपके पास आपकी नेकी होंगी। तो खैर बिजनेस का ये सीन है। दो चीज़ों में हाथ डाला है, जैसे कि मेरा एक पुराना काम था सरीना, उसको मैंने फिर से रिवाइव किया है, करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया। दूसरा जो बिज़नेस है जो हम लोगों ने मिलकर शुरू किया है, काफ़ी टाइम से तुम लोग देख रहे थे, मैं यूट्यूब से गायब था, तो मैं ट्रेडिंग वगैरह सीख रहा था। तो अब सीन ये है कि मैं खुद ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी करो, तुम लोग भी इंडिपेंडेंट बनो, तुम लोग भी पैसा कमाओ घर बैठ के। अच्छा सीन ऐसा है कि खुद भी करेंगे ट्रेडिंग, तुम्हें भी करवाएंगे, पूरी बाकायदा एक टीम है, पूरा एक ऑफिस है, पूरा एक मामला है इस चीज़ का। उसके अंदर जो है तुम्हें सिग्नल्स दिए जाएंगे, उस सिग्नल्स पे तुम लोगों को फॉलो करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग ट्रेडिंग के नाम पे, यूट्यूब के नाम पे आप लोगों को पागल बनाते हैं कि हम लोग आपको यूट्यूब का मोनेटाइजेशन सिखाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे डालेंगे, फिर उसके पैसे लेते हैं। फिर ट्रेडिंग का भी ये लोग कहते हैं कि $100 भेजो, $500 भेजो, हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे। लेकिन यहाँ का ऐसा कोई सीन नहीं है। यूट्यूब चैनल खुला हुआ होगा मेरे बॉय का, जहाँ पे तुम लोग ट्रेडिंग सीख सकते हो। पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ट्रेडिंग सीखो, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। और पैसा मुझ पे नहीं लगेगा भाई, पैसा तुम्हारा अपना, तुम्हारी ही ट्रेड पे लगेगा, यहाँ पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, जाके तुम लोग ज्वाइन करो। सिर्फ वही लोग आए जो ट्रेड करना चाहते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग का सोचा हुआ है, या जो लोग चीते हैं ट्रेडिंग में। आप लोगों को फिर अंदाज़ा होगा कि भाई के टीम के सिग्नल्स कितने हार्ड हैं, तुम लोगों को सच में खुद में अंदाज़ा होगा, तुम लोग यकीन जानो प्राउड फील करोगे। तो भाई फाइनली आपका भाई भी जो है वो ऑफिशियली ट्रेडिंग में उतर रहा है, और अब प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करेंगे वही पे मिल। मुझे पंजाब की एक चीज समझ नहीं आती कि मतलब ये लोग चीजों पे ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं किसी भी चीज पे, कि मतलब रजब पे एफआईआर, पागल हो गए, मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं, कत्ल करना है, ये सारी चीजें करनी है। डकी वाला केस हुआ, डकी के पीछे पड़ गए, पागल हो गए डकी के पीछे उसको मारने के लिए। लेकिन इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कराची नंबर 1 है, यहाँ की गवर्नमेंट जैसी भी है लेकिन सही है, इस मामले में सही है। डकी वाला सीन हुआ, उसकी ऐसी तैसी कर दी, उसको तकरीबन 1.5 से 2 साल लगेंगे इस चीज से निकलने के लिए। रजब जिस तरीके से भागा हुआ है वो सिर्फ उधर की गवर्नमेंट की वजह से, कि क्यों इतना चीज़ों को हाइप अप कर देते हैं। लेकिन अभी रिसेंट सलमान साहब के साथ सीन हुआ, उसने, उसके बंदे ने जो इंडिया के बारे में कहा, इंडिया हमारा बाप है या समथिंग लाइक दैट, आप खुद देखो ना, उसने अगले दिन माफ़ी मांगी, मसला सॉल्व। वहाँ पे आग लग जाती है बहुत खतरनाक तरीके से। अच्छा खैर, डकी की जिंदगी में बिग ब्रदर के नाम से जो बंदा आया, हर किसी की जिंदगी में आता है, ऐसी बात नहीं किसी की जिंदगी में नहीं आता, बस देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। बस मामला ऐसा है कि यार कभी आप मेरी जिंदगी में आए मेरे बुरे वक्त में, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मुझसे कोई पैसे नहीं लिए गए, मैं तो बोलूंगा नहीं भाई मुझसे पैसे लिए हैं, मेरे पास 300 रुपये पड़े हुए थे वो भी ले लिए। भाई बिग ब्रदर एक बड़ा हसास इदारे से हैं, जैसे कि MI से, MI बोले तो मिलिट्री इंटेलिजेंस। बाखुदा कभी कभार बड़ा प्राउड होता है अपनी पाकिस्तान आर्मी पे कि जैसी भी है जो भी है, लेकिन बस जब जवाब देने की बारी आती है ना, जब कुछ कड़ा खतरनाक के यार बस अब इस मौके पे जो है ना, अब हमें सीना चौड़ा करना है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पाकिस्तान आर्मी हमेशा आपका सर ऊंचा करवाती है, जो भी हो। हम लड़ रहे हैं, हम भिड़ रहे हैं, हमारे 100 इख्तिलाफ अंदर, लेकिन बाहर जब बात आती है ना, कि बाहर वाला जब हमसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बाखुदा तो यही लोग ही खड़े हुए होते हैं मेरे भाई। बाकी आपके दायरे को बड़ा बदनाम करने की कोशिश करते हैं लोग। और जब मेरे साथ ये NCP वाला सीन हुआ, नॉन कस्टम गाड़ी वाला, तो वो शख्स भी जो है इसी तरीके से उसने मुझे गाड़ी चिपकाई थी कि मैं पता नहीं कोई ब्रिगेडियर हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। मुझे तो बाखुदा नहीं पता था यार, मैं तो अभी तक दिमाग से बहुत छोटा था, बच्चों वाला दिमाग था। खैर ये एक अलग वाक़या है, जब मैं इसको खोलूँगा, जब झाड़ू लगेगी ना, तो सारा कचरा साइड में होगा, तो फिर पता चलेगा। ये देखो, वो कहते हैं ना उम्मीद की किरण, वो दिख रहा होगा बिल्डिंग के पास, वो एक उम्मीद की किरण सी दिख रही होगी। तकरीबन पूरे 100 दिन बाद डकी कम जेल में था, उससे ज़्यादा जेल में हम लोग थे। लोग डकी का मजाक उड़ाते थे, अबे डकी तो जेल में बंद हो गया, अबे डकी तो जेल में बंद हो गया। लोगों ने सिर्फ वन साइड स्टोरी से नहीं और यकीन कर लिया, लेकिन उस बेचारे के साथ जो हुआ। लेकिन आज 100 दिन बाद इस तरह की एक सूरज की किरण आई है हमारी ज़िंदगी में, और वाकई में बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि जिस तरीके से डकी ने हिम्मत की और इस केस को ऊपर निकाला। और सैल्यूट है भाई बिग ब्रदर को, थैंक यू सो मच। तो भाई बाकी अब डकी से मैं यही कहना चाहूँगा कि बी स्ट्रॉन्ग,
मैं जानता हूँ फैमिली पे जब बात आती है तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, लेकिन भाई आपने कमज़ोर नहीं होना। कंटेंट एक अलग है, मेरा तुमसे कंटेंट को लेके इख्तिलाफ एक अलग है, लेकिन एज अ ह्यूमन अगर तुम नॉन मुस्लिम भी होता ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा होता एज अ ह्यूमन, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमें यही सिखाया है, हम मोहम्मदी हैं, और तो इसीलिए हमने यही सीखा है कि बस एक दूसरे की मदद करो और दूसरों के अच्छे वक्त में साथ रहो ना रहो, लेकिन बुरे वक्त में साथ हमेशा खड़े रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद, अकादमी जिंदाबाद।